Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Dear student, today we will discuss the test number 12 which is about the UHS topic number 8 macromolecules. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपने सामने टेस्ट देख सकते हैं. उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. Which is the structure of the polyvinyl chloride? वेरी सिंपल. विनाइल क्लोराइड का पॉलीविनाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि आपने सिंपल एडिशन पॉलीमर्स जब करने हैं तो मोलेकुलर फार्मूला चेंज नहीं होगा. डबल बॉन्ड कॉन्स्ट्रिक्ट होकर दोनों साइड पे आ जाएगा और लास्ट पैरेंथेसिस में आप एन लिख देंगे. सो पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा. वेरी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. द डेल्टा ऑप्शन इज माई आंसर. सो डेल्टा ऑप्शन इज वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर. हमें पता होना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की. If the polystyrene has the degree of polymerization 100, then okay. फिर क्वेश्चन क्या करता है? Its molecular mass will be. Well students, व्हाइट बोर्ड देखें, मैंने आपके लिए सॉल्व किया क्वेश्चन. आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 52. mass of polymer जो होता है that is equal to the degree of polymerization multiplied by mass of the monomer. What is degree of polymerization? Number of monomers present in a molecule. So if you see that, उसने हमें जो चीज़ें बता दी हैं, उसने हमें मोनोमर का फार्मूला बता दिया. कहता है पॉलीस्टाइरीन. ओके. उसके बाद हमने मोनोमर का जो मैस है उसको कैलकुलेट कर लिया. दैट इज 104. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसने मुझे 100 बता दी. मैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100 को मल्टीप्लाई करूंगा मोनोमर के मैस से तो मेरे पास पॉलीमर का मैस आ जाएगा जो ये पूछना चाह रहा है. वेरी सिंपल आंसर आपके सामने सॉल्व किया गया है. इसका ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन 10,400. क्लियर है? सो वेरी सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का अल्फा आंसर है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53. डियर स्टूडेंट्स, बात करता है कि न्यूक्लिक एसिड्स डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, लिपिड्स नहीं. हम जानते हैं कि डीएनए जब रेप्लिकेट करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजता है मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. और वो जो प्रोटीन्स हैं आगे तमाम बायोलॉजिकल फंक्शंस को ऑपरेट करती हैं. तो प्राइम पर्पस इज टू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो हमारे पास इस सवाल में इसको पूछा गया है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. चार्ली ऑप्शन, द प्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 54. Polyacrylates contain the linkage of. Okay. एस्टर्स मैंने आंसर कर दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. एस्टर्स की लिंकेज किस तरह होती है पॉलीएक्रिलेट्स में? मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वॉच दिस. क्वेश्चन नंबर 54 में जो स्टेटमेंट थी, पॉलीएक्रिलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्रिलिक एस्टर्स. अब क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि एक्रिलिक एस्टर्स क्या होते हैं. मैंने उसको एक्सप्लेन किया डियर स्टूडेंट्स, इफ यू कुड सी दैट. तो आप देखें, अगर मैं सिंपल बात करता, मैंने आपको समझाया था कि विनाइल साइनाइड को एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं. अगर हमारे पास विनाइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए एसिड, तो साइनो ग्रुप एक्रिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. वो जो एक्रिलिक एसिड है, आप इमेजिन करें CH2 डबल बॉन्ड CH हो और यहाँ पे COOH आ जाए, उसमें अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाए H को रिमूव करके, तो दिस इज एस्टर लिंकेज. ये हमारे पास एस्टर लिंकेज है. इसमें क्वेश्चन किया गया है कि ये कंटेन क्या करते हैं. लिंकेज नहीं पूछी. हम जानते हैं कि अगर इसका पॉलीमर बनेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के एक्सटेंड हो जाएगा, इसमें लिंकेज तो सिंपल होगी, लेकिन कंटेन द एस्टर लिंकेजेस. अब ये मेरे पास मैंने मिथाइल मैथ एक्रिलेट का स्ट्रक्चर बनाया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये एक स्ट्रक्चर है, ये बेशक एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि एस्टर लिंकेज मौजूद है. So it's very simple answer. I'm going to justify that. This is MDCAT. We have to know every reason of the question. So that's why I'm going to explain that. तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जो मैंने चार्ली कहा कि एस्टर्स होते हैं उसमें, उसकी जस्टिफिकेशन दी गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. All of the following macromolecules follow free radical mechanism, okay, of polymerization except. भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या कैटायनिक मैकेनिज्म या एनायनिक मैकेनिज्म कौन से पॉलीमर्स शो करते हैं? एडिशन पॉलीमर्स. अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो एडिशन पॉलीमर नहीं है. मैं अगर अल्फा की बात करूं तो पॉलीस्टाइरीन मैं जानता हूं कि एडिशन पॉलीमर है, सिंपल एडिशन होती है.
बीटा ऑप्शन नायलॉन 6,6, दैट इज माय आंसर. दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर. हमारे पास नायलॉन 6,6 में एराबिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन आपस में कंडेंस होते हैं, इमाइड लिंकेज बनती है. सो यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है. दो बायफंक्शनल ग्रुप्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं बाय रिमूविंग अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे आपके पास कोई फ्री रेडिकल नहीं बन रहा, बल्कि सिंपल एक एसिडिक यूनिट एक बेसिक यूनिट कंबाइन कर रहे हैं, इस बेस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. अगर मैं चार्ली ऑप्शन देखूं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड और डेल्टा पॉलीइथेन पॉलीस्टाइरीन पॉलीविनाइल एसीटेट ये सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं, और एडिशन पॉलीमर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, कंडेंसेशन नहीं करते. सो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर था बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, हम देखते हैं पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर के बेस पे. अगर लीनियर चेन पॉलीमर्स की बात की जाए तो हाँ, लीनियर चेन स्ट्रक्चर की बेस पे है. ब्रांच चेन बिल्कुल ठीक है, ये क्रॉस लिंक भी. तो ये अल्फा बीटा चार्ली तीनों स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशंस हैं. लेकिन फाइब्रस पॉलीमर्स हम जानते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, ये मोलेकुलर फोर्सेस की बेस के ऊपर है. सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर की बेस पे नहीं है क्लासिफिकेशन. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. द फाइब्रस पॉलीमर्स, इसमें जो क्लासिफिकेशन की गई है मोलेकुलर बॉन्ड्स की बेस पे की गई है. ठीक है, तो मैं केमिकल बॉन्ड नहीं कह रहा, बड़ा अहम पॉइंट है. ये मोलेकुलर इंटरेक्शन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो डेवलप होता है एक काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, ये उसकी बात कर रहा हूं. बॉन्ड की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की नहीं की, ये मैं फिजिकल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं. सो डेल्टा आंसर द फाइब्रस पॉलीमर्स, वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 स्टूडेंट्स. Which of the following is the structure of the methyl meth acrylate? It's a coincidence. अभी मैंने आपके सामने methyl meth acrylate का स्ट्रक्चर ड्रा किया था. If you could see on the whiteboard, देखें जरा. तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें मैंने methyl meth acrylate का स्ट्रक्चर लिखा था. ये स्ट्रक्चर आपके सामने है. इट्स अ कोइंसिडेंस. इसका पॉलीमर बनाएगा तो इस डबल बॉन्ड को वो शिफ्ट ऑन कर देगा. सो इस क्वेश्चन में, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 57 है, उसमें इसका मोनोमर पूछा है. तो मैं आंसर करता हूं. तो बीटा ऑप्शन इज द एग्जैक्टली रेलेवेंट आंसर, जिसको मैंने 2 दफा एक्सप्लेन किया, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये बीटा ऑप्शन है methyl meth acrylate मोनोमर की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द thermoplastic polymers. Incorrect statement, okay. They can be remelted. Yes, thermoplastic can be melted, remelted, and then again become hardened on cooling. They become softened on heating. बिल्कुल ठीक कह रहा है. Incorrect बात बतानी है. They are formed by the condensation polymerization. This is wrong, my dear students. मैंने कहा था कि addition polymers are commonly thermoplastics. तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट नहीं होती, वो तो हमारे पास फ्री रेडिकल या केटायनिक या एनायनिक मैकेनिज्म का रिजल्ट होती है. सो इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर. बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी भी देख लेते हैं. कहता है दे हैव यूजुअली लीनियर स्ट्रक्चर्स, सही कह रहे हैं. एंड दे आर लेस ब्रिटल एंड सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये सारी प्रॉपर्टीज यस थर्मोप्लास्टिक्स की हैं, बट वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं करते. सो मेरे पास ये जो क्वेश्चन था 58, इसका आंसर बीटा ही है. Question number 59, students. A polymer of the simplest formula CH2 has the molar mass. उसने मुझे मोनोमर बता दिया है एक पॉलीमर का जिसका मोलर मास 28,000 ग्राम पर मोल है. पूछता क्या है? इट्स मोलेकुलर फार्मूला विल बी. सो लेट्स मूव ऑन द व्हाइट बोर्ड. इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं. मास ऑफ द पॉलीमर, मैंने अभी फार्मूला बताया था. जो पॉलीमर का मास होता है वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और मास ऑफ मोनोमर का आपस में मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आता है. अच्छा, उसने मुझे मास ऑफ पॉलीमर बता दिया 28,000 ग्राम पर मोल, और साथ में उसने मुझे मोनोमर बताया था CH2. मैंने इसका मास इसे निकाल के 14 लिख दिया. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द नंबर ऑफ द मोनोमर्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर. स्टूडेंट्स, अब जो मोनोमर जितनी तादाद में होंगे उतने टाइम्स ही मास उसका होगा ना जो पॉलीमर का है. तो इसको मैंने आंसर करना है. व्हाट आई एम डूइंग, सिंपली मैंने इसका मास लिखा, पॉलीमर का, मोनोमर का मास लिखा. डीपी को कैलकुलेट करने के लिए पूरे पॉलीमर के मास को मोनोमर के मास से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 2000 आया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी इतने मोनोमर्स हैं. अब वो जो पॉलीमर जिसका मास 28,000 था, उसका मोनोमर जिसका मास 14 था, उतने टाइम्स, कितने टाइम्स? 2000 टाइम
उससे ग्रेटर होगा। सो वेरी सिंपल, अ माइनर कैलकुलेशन इज देयर। इसको मैंने किया और आपके सामने एक्सप्लेन किया, व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। मैं आंसर जस्टिफाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है द बीटा ऑप्शन, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया 2000 टाइम्स दैट ऑफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। यू नो वन थिंग मोर, एम्पिरिकल फार्मूला से एसोसिएटेड मैंने एक एमसीक्यू शेयर किया था एडिशन पॉलीमर्स में आपके सामने अपने लेक्चर में। मैंने कहा था जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ना, एडिशन पॉलीमर्स, उनमें चूंकि जब वो बनते हैं तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, तो जो पॉलीमर का इंपीरिकल फार्मूला होता है वो वही होता है जो मोनोमर का इंपीरिकल फार्मूला है। क्लियर हो गया? सो यू कैन गो फॉर दैट। एंड हियर इफ आई कुड जज दैट, तो ये क्या हो सकता है? अगर मैं आपको कहूँ C2H4 पॉलीईथीन, तो इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH2। तो इमेजिन करें कि अगर इसी स्टेटमेंट को वो मॉडिफाई करके पूछ ले कि ये किस मोनोमर की बात कर रहा है या क्या पॉलीमर बनेगा, तो आप कहेंगे मोनोमर इथीन है और पॉलीमर पॉलीईथीन है। सिंपल, रिलेटेड चीजों को भी डिस्कस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट्स, all of the following are the uses of the polyester fiber कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, एंड फैब्रिक्स एक्सेप्ट। अब यूजेस आ गए, और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इससे पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि आप लोगों के पास जो यूजेस है ना, ये बहुत मायने रखते हैं, इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। सो देखते हैं। एक्सेप्ट, उसने नेगेटिव क्वेश्चन किया, तमाम यूजेस हैं, क्या यूज नहीं है? तो पॉलिएस्टर में कहता है कि इट हैज आइडियल यूज ऑफ द गारमेंट्स एंड द जैकेट्स, ऑफ कोर्स विंटर सीजन जो हमारा ड्रेस होता है उसमें, वही उसने सेकंड ऑप्शन भी लिख दिया, इट इज यूज फॉर द विंटर सूटिंग। ओके, है इसका यूज। चार्ली में कहता है इट इज यूज फॉर द समर सूटिंग बाय ब्लेंडिंग इट विद द कॉटन। हाँ, पॉलिएस्टर शर्ट्स मिलती हैं कॉमन, बिल्कुल कॉटन की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए उसमें। डेल्टा, इट इज यूज इन द टेक्सटाइल एज अ फायर प्रूफ। ऐसा नहीं है, पॉलिएस्टर तो बर्न हो जाते हैं, पॉलिएस्टर तो फायर से इफेक्ट होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। फायर प्रूफ के लिए अगर मैं आपसे रेलेवेंट एक और एमडी कैट का क्वेश्चन आपको बताऊं, पूछूं, तो क्या हो सकता है? वो कौन सा एक थ्रेड है जो आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें फायर प्रूफ ड्रेस बनाया जाता है? हमने पढ़ा हुआ है एस्बेस्टॉस फाइबर से जो ड्रेस बनता है, एस्बेस्टॉस से जो ड्रेस बनता है, दैट इज फायर प्रूफ ड्रेस। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। इसने बताया था हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज पॉलिएस्टर्स की नहीं है, तो भाई डेल्टा ऑप्शन नहीं है, ये फायर से इफेक्ट होता है, फायर प्रूफ नहीं होता। सो डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वंस अगेन अ नेगेटिव क्वेश्चन। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन तमाम ऑप्शंस को सही रखेगा, हमने इनकरेक्ट को चूज करना है। और ऐसे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को टेस्ट में रखने का एक पर्पस है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये प्रॉपर्टी भूल भी रहे हो, तो इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको बाकी 3 प्रॉपर्टीज का भी पता लग जाए, आप उसको मेमोराइज कर सकें। सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The word polymer is derived from the Greek poly, ठीक है, mer mean pieces, done है, अल्फा ऑप्शन ठीक है। सैंड एंड डायमंड आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। याद है मैंने लेक्चर में आपको जब क्लासीफाई किया था तो मैंने कहा था मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक इन नेचर भी होते हैं, इनऑर्गेनिक। मैंने डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड का नाम लिया था, एक्सप्लेन किया था कि दे आर द इनऑर्गेनिक बट पॉलीमर्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सही कह रहा है। Thermoplastic polymers are addition polymers. Commonly, thermoplastics are addition polymers. Yes, they become soft on heating and they can be remolded. Of course, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। उसने मुझसे पूछा था कि कौन सी इनकरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स, यही गलत है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स। आमतौर पे जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ऑर्डिनरी हीटिंग से डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन दे कैन बी डीकम्पोज्ड अगर बहुत ज्यादा हीट किया जाए। सो यहाँ पे उसने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, दे डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग, ये माइनर हीटिंग की है। चलो इस बात को मैं सही मान लेता हूँ कि दे डू नॉट डीकम्पोज ऑन स्लाइट हीटिंग। लेकिन अगर वो कहा यहाँ पे कह दे कि अगर आपने बहुत ज्यादा हीट किया तो दे डीकम्पोज और ये रीमोल्ड नहीं किए जा सकते, दे आर नॉट बीइंग अफेक्टेड। जैसे कंप्यूटर बॉडीज हो गए, प्लास्टिक मटेरियल्स हमारे पास आ गए, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। गाड़ियों के बाद ऐसे पार्ट्स हैं विच आर नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय आम सी हीटिंग करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट अगर ज्यादा हो तो दे कैन डिस्ट्रॉय। बहरहाल वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, दे आर नॉट द एडिशन पॉलीमर्स, और इस वजह से ये डेल्टा ऑप्शन गलत है, जो कि मेरा आंसर है। उसने इनकरेक्ट यानी गलत ऑप्शन पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन हेयर। डेड प्रोटीन केराटिन से बनते हैं, होती है प्रोटीन उसमें, बालों में। हूफ्स, ये जो जानवरों के हूफ्स होते हैं जिन्हें हम खुर कहते हैं, हाँ उसमें प्रोटीन होती है। नेल्स में होती है,
बटर में नहीं होती जी, बटर इज समथिंग एल्स। वो आपके पास क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल है, दैट इज नॉट द पार्ट। बिल्कुल क्लियर आंसर है, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय वेरी सिंपल आंसर डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए। और ये बायोपॉलीमर्स में हमने एक्सप्लेन करके पढ़ा भी था। उसने पूछा था कि जिसमें प्रोटीन नहीं होती, तो बटर में प्रोटीन नहीं है, डेल्टा ऑप्शन था आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द बॉन्ड दैट डिटर्मिन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, आयनिक बॉन्ड नहीं होता भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई खास केमिकल चेंज नहीं होती, फिजिकल बॉन्ड बनता है, जिसको मैंने लेक्चर में भी बताया था और प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस किया था। वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम जानते हैं ना, जब प्रोटीन की एमाइड लिंकेज होती है, उसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होती है पार्शियल एक्टिव होती है, और अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो एच पॉजिटिव आयन, ये अपने कंपैटिबल ऑपोजिट साइड पे जो पार्टनर मौजूद होते हैं, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। उसकी वजह से क्वाइलिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, जिगजैगिंग होती है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सो माय आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच इज गोइंग टू डिटरमिन द secondary or the tertiary structure. Charlie option. Question number 64. Nylon 66 is usually fabricated for all the following except. अब nylon 66 के uses आ गए, किसके लिए फैब्रिकेट किया जाता है वो बताएंगे, और किसके लिए नहीं किया जाता ये हमने सेलेक्ट करने। वंस अगेन द यूजेस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो कहता है कि शीट्स बनती हैं, इससे बनती हैं जी, हम बनाते हैं nylon 66 की शीट्स। यूज में लिखा हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको बारहा पढ़ चुके हैं। ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रशेस, टूथ ब्रश हो या वॉशिंग ब्रशेस हो, तो उनके ब्रिस्टल्स वो नायलॉन के ही तो बने होते हैं। सैनिटरी पाइप्स, सैनिटरी पाइप्स पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनते हैं, नायलॉन 66 के नहीं बनते। आप जानते हैं वायरिंग में या सैनिटरी पाइप्स में जो हम पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं, उसको मोल्ड एंड रीमोल्ड किया जा सकता है। तो सैनिटरी पाइप्स जो है ना पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनते हैं, नायलॉन 66 के नहीं बनते। और यूजेस का कितना बेस्ट यूज आया एमसीक्यू की फॉर्म में, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, दिस इज नॉट द यूज ऑफ नायलॉन 66। सैनिटरी पाइप्स पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं, याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू है। Question number 65, dear students. Which one of the following polymer is called as nylon 66? Okay, देखते हैं। पॉलीएस्टर नहीं भाई, वो तो डैक्रोन होता है, टैरालिन बोलते हैं जैसे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तो एडिशन पॉलीमर की बात कर रहे हैं। पॉलीएमाइड, पॉलीमाइड ही होता है ना, एमाइड लिंकेज होती है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये एमाइड लिंकेज है, पॉलीमाइड। नायलॉन 66 की बात कर रहे हैं, जिसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन आपस में कंडेंस होते हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। कॉन्सेप्ट वही है, उसको डिफरेंट अंदाज में पूछ रहा है। एंड दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू पुट योर फुल फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द एग्जामिनर। आपको एक चीज का पता होगा, लेकिन उसको मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जाएगा, आपने सही आंसर करना है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 66. Addition of a plasticizer in a polymer improves its, what is the role of plasticizer? We know that plasticizer का एक ही काम है, it increases the flexibility of the polymer, उसको soften करता है, उसकी flexibility बढ़ाता है। ये clear cut use लिखा हुआ है कि plasticizer का काम क्या है, और इसको उसने memory based question को MCQs की फॉर्म में पूछ लिया है। plasticizer इनकी जो bonding है और इनकी जो क्रॉस लिंकिंग है उसको strengthen करता है, उसमें elasticity लेके आता है, ठीक है ना। So that is the function, increase the flexibility, option A is my answer. Toughness नहीं, अल्फा आंसर है, क्लियर आंसर है, बाकी सारी बातें इररेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 67. The three-dimensional twisting and folding of a polypeptide chain results. It's the definition of the tertiary structure of the proteins. Got it? So जब हमारे पास zigzag का सीन बोले तो सेकेंडरी, क्वाइलिंग, रेगुलर क्वाइलिंग या जिगजैग। और अगर थ्री डायमेंशन में ये स्ट्रक्चर आ जाए, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाए, और आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिंक्स बढ़ जाएं, तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। वेरी सिंपल आंसर। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 68 है, द इमाइड लिंकेज प्रेजेंट इन नायलॉन 66 हैज द स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, इमाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर उसने पूछा है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में जो मैंने एमाइड लिंकेज लिखा है, ये एमाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एमाइड लिंकेज। इसको ही पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन मेरे सामने आती है, एंड द आंसर इज द
क्लियर कट चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल, NH और वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, वेरी सिंपल, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स मेनली थ्रू। अब DNA के जरिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर होती है, उसमें जो की फैक्टर होता है, व्हाट इज दैट, जीन्स होते हैं। वो जीन्स होते हैं जो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एज अ हेरिडिटरी कमांड ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इसमें उसने जो ऑप्शंस बोली है ना, एंजाइम्स कोई रोल नहीं है, म्यूटेंट्स वो तो एक डिजीज का नाम है, म्यूटेशन हो जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो वही मैटर ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, तो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, द जीन्स। और सेंट्रोमियर तो आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बेटर जानते हैं, किसे कहते हैं, क्रोमोसोम के दरमियान जो सेंट्रल लिंक होता है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है दैट इज थ्रू द जीन्स, वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन। Question number 70, dear students, is a simple kind of the question. Which one of the following nitrogen bases is not present in RNA? हम डिटेल में लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि DNA और RNA में के जो डिफरेंसेस हैं वो डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीऑक्सराइबो शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है, और नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन ग्वानिन, जो हमारे पास प्यूरिन्स है वो तो सेम होती है, लेकिन पैरामिडीन्स में फर्क है। DNA में थायमीन होती है और RNA में यूरासिल होती है। उसकी बेट पे उसने क्वेश्चन किया है कि बताएं कि नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो DNA में थायमीन होती है, RNA में यूरासिल होती है, RNA में थायमीन नहीं होती। उसने कहा नॉट प्रेजेंट इन RNA, वेरी सिंपल क्वेश्चन, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 71, पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस एक्सेप्ट नेगेटिव क्वेश्चन। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे की जा सकती है और किसकी बेस पे हमने नहीं की। मेरे लेक्चर को ध्यान में लाइएगा, मैंने तमाम बातें बताई थी। हमने स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी, बिल्कुल, हमने लीनियर, क्रॉस लिंक्ड और ब्रांच स्ट्रक्चर्स की बेस पे की थी। प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन पे हमने क्लासिफिकेशन की थी, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। थर्मल प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने की थी क्लासिफिकेशन, थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। नेचर ऑफ द बॉन्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल बॉन्ड, इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। हमने किसी को कोवेलेंट पॉलीमर या आयोनिक पॉलीमर नहीं कहा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द बॉन्ड की बेस पे पॉलीमर की क्लासिफिकेशन नहीं की जाती, ये याद रखना है आपने। अगर आपके सामने वो फाइब्रस स्ट्रक्चर जेन में आ रहा है तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लोर किया था, मैंने वाजे करके बताया था कि भाई उसमें हमारे पास मोलेकुलर बॉन्डिंग होती है, दैट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल बॉन्ड, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बहरहाल केमिकल बॉन्ड की नेचर की बेस पे पॉलीमर्स को क्लासिफाई नहीं किया जाता। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। 72, mark the incorrect statement, negative question, incorrect statement about the condensation polymerization। okay, देखते हैं। it involves the mutual reaction of the two functional groups, सही कह रहा है, बायफंक्शनल यूनिट्स होते हैं, दोनों तरफ चेन ग्रोथ करती है। ये कंपैरेटिव एडिशन पॉलीमर स्लो प्रोसेस होता है, और जिस चूंकि इसमें कंडेंसेशन होती है, मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ, चूंकि इसमें कंडेंसेशन होती है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें जो मोलर मैस है पॉलीमर का कंपैरेटिव टू द एडिशन पॉलीमर कम होता है। ये भी एक एमसीक्यू है। बहरहाल बायफंक्शनल ग्रुप की स्टेटमेंट ठीक है। इट हैज साइड प्रोडक्ट यूजुअली वाटर, आमतौर पे हमने जो पॉलिएस्टर भी बनाया था या हमने पॉलीमाइड भी बनाया था तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, लेकिन अदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, HCl भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, पर यूजुअली वाटर, बिल्कुल ठीक है, मैं सही मानता हूँ। It takes place at both ends of the growing chain, step growth mechanism है, ठीक है। It is generally formed by the free radical substitution, भाई free radical substitution reaction mechanism नहीं, या free radical addition। यहाँ पे तो फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना केटायनिक का, ना आयनानिक का, ना ही सब्स्टिट्यूशन का, ना ही एडिशन का, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो ये टोटली इररेलेवेंट है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो उसने पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है डेल्टा। वेल डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप पेपर पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ये जो तमाम इंफॉर्मेशन बोली हैं वो लिख भी दी हैं, उनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बिकॉज दिस कैन आल्सो आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। क्लियर है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज में वो लिख रहा है कि दे आर फॉर्म्ड मोर स्लोली देन एडिशन पॉलीमर्स, बताया मैंने। दे ऑफन रिक्वायर हीट, ठीक है। दे आर जनरली लोअर इन मोलेकुलर मास, क्यों? क्योंकि इनके अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं, मैंने बोला।
द टर्मिनल फंक्शन ग्रुप्स ऑन अ चेन रिमेन एक्टिव सो दैट द ग्रुप्स वो दोनों साइड पे ग्रो कर सकें. And the presence of the polar functional groups on the chain often enhances chain chain attraction, particularly if they involve the hydrogen bonding. ये जो हमने प्रोटीन्स के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इसी वजह से तो हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपके लिए लिखी हैं, आपके लिए मैंने बोल दी हैं, आप देख सकते हैं. दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 73. By convention, a peptide having molecular mass up to the 10,000 is called. अप टू द 10,000 अगर किसी अमाइनो एसिड की लिंकेजेस से पॉलीपेप्टाइड बनता है तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. केमिस्ट्री में अगर वो मॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो एसिड्स लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और मैक्रो मॉलिक्यूल का मास 10,000 AMU से ग्रेटर होता है तो उसको हम प्रोटीन बोलते हैं. 10,000 AMU तक होता है तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. याद रखिएगा, एमसीक्यू की फॉर्म में आ गया. सो आंसर इज द बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 73 का आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 74 डियर स्टूडेंट्स. पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एडिशन पॉलीमर. ठीक है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस दिस पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन्ड. आपकी बुक की लाइन है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जब हम बनाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर पे बनता है. सो ये पहली ऑप्शन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. अल्फा इज माय आंसर. 52 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में विनाइल क्लोराइड आपस में ऐड होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है जिसको हम डिफरेंट यूज में लाते हैं. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 75 डियर स्टूडेंट्स. Which of the following is the main function of the DNA? Okay. Making of the proteins, हाँ बनाता तो है, but main function, it's a game of smart working. हमने verdicts को फॉलो करना है, बुक की लाइन को भी फॉलो करना है. भाई प्रोटीन्स तो एक एक्शन है ना जो ऑपरेट कर रहा है. डीएनए असल में तो कुछ इंफॉर्मेशन लेके आता है ना. वो देख लें ऑप्शन आपके सामने. कहता है मेकिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है ये बनाते हैं बट मेन फंक्शन नहीं है. ब्रेकिंग ऑफ द राइबोस शुगर, वेल ये सारे काम लाइफ में डीएनए की कमांड में ही होते हैं. ये सारे काम होते हैं बट मेन फंक्शन क्या है? डेल्टा ऑप्शन कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. उसने कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, उसने कैसे कैटाबॉलिज्म करना है, उसने क्या क्या एनाबॉलिज्म करना है, उसने क्या शेप बनानी है, उसने क्या प्रॉपर्टीज बनानी है, ये इंफॉर्मेशन ट्रैप होती है डीएनए में जो कि इसका मेन फंक्शन है. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. बाकी फंक्शंस आपको लगेंगे कि हाँ भाई है, बट फोकस करना है उस लाइन के ऊपर जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 76. देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए. हम जानते हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ठीक है. क्वेश्चन क्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली for nitrogenous bases with regards to hydrogen bonding in DNA. देखते हैं जी, देखते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखूं तो बता रहा है कि भाई हमारे पास एडेनिन थायमिन से मिलती है. यस, एडेनिन और थायमिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हम जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन अगर मिलते हैं तो बना लेते हैं बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं. गुआनिन और साइटोसिन हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. ठीक है. उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से शो किया. यहाँ पे सिर्फ वो ये शो करा कि हाइड्रोजन बनता है या नहीं बनता. ठीक हो गया, तो बनता है. चार्ली ऑप्शन भी ठीक है कि एडेनिन मस्ट बी ऑपोजिट टू द थायमिन. हाँ, एटी अभी यही तो अल्फा ऑप्शन में पढ़ा कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है. सही कह रहा है. डेल्टा ऑप्शन कहता है गुआनिन मस्ट बी ऑपोजिट टू द साइटोसिन और यूरासिल. ये इस एक वर्ड की वजह से डेल्टा ऑप्शन गलत हो गई है. हम जानते हैं कि गुआनिन ऑपोजिट टू द साइटोसिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन डीएनए की बात कर रहा है. डीएनए में यूरेसिल नहीं होती, आप जानते हैं. तो इसको स्मार्टली आपने ऑब्जर्व करना है. बात आपको सही लग रही है कि भाई हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन का बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन यूरेसिल के साथ नहीं बनता. ऊपर उसने डीएनए का नाम मेंशन किया और डीएनए में यूरेसिल नहीं होती, इसलिए डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग है. अगर ये स्टेटमेंट यूरेसिल के बगैर होती तो फिर ठीक थी, लेकिन अब उसने चूंकि यूरेसिल को ऐड किया तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. वेरी सिंपल, मैंने डिस्कस किया है, जहन में रखिएगा. यहाँ से आपको ये अंदाजा भी होगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को किस तरह गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है, एक एक वर्ड को, एक एक लफ्ज को, और फिर उसके मुताबिक आंसर करना है रिलैक्स होके. क्वेश्चन नंबर 77. द नाइट्रोजनस बेस आर ईदर प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स. ओके, पिरिमिडीन्स इंक्लूड. अच्छा, उसने यहाँ पे डीएनए और आरएनए का लफ्ज नहीं बोला,
उसने सिंपली पूछा कि पिरिमिडीन्स में कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं। प्यूरिन्स में हम जानते हैं एडेनिन और गुआनिन बड़ी बिग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब उसने पिरिमिडीन्स पूछी हैं कि पिरिमिडीन्स में तो मैं डीएनए और आरएनए दोनों की बोल दूंगा, मैं थायमीन भी बोलूंगा, मैं उसमें यूरासिल भी बोलूंगा और मैं साइटोसिन भी बोलूंगा। तो ऑप्शन में देखता हूँ तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर, लेकिन इसकी फिलॉसफी समझना है कि पूछा क्या है। उसने सिर्फ ये पूछा कि बताएं पिरिमिडीन्स कितनी हैं, तो वो अल्फा ऑप्शन में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे डीएनए और आरएनए का कोई तस्करा नहीं है। अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट नेगेटिव क्वेश्चन टेबल दिया, गौर से देखते हैं। नायलॉन 66, हेक्सामीथेन डायोइक एसिड है, ठीक कह रहा है, हेक्सेन डायोइक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन, ठीक है। बीटा ऑप्शन में पॉली एस्टर रेजिन्स, इथेन 1,2-डायोल, बेंजीन 1,4, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चार्ली ऑप्शन में पॉलीसाइलिन में इथाइलिन ही मोनोमर होता है, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में विनाइल साइनाइड यानी एक्रिलोनाइट्राइल होता है, एक्रिलिक एसिड नहीं होता। सो आप देख सकते हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि एक्रिलोनाइट्राइल विनाइल साइनाइड को बोलते हैं ना, तो उससे जो एडिशन पॉलीमर बनता है उसे हम पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। एक्रिलिक एसिड नहीं होता उसका मोनोमर, एक्रिलोनाइट्राइल होता है, दैट इज विनाइल साइनाइड। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने लेक्चर में भी बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 डियर स्टूडेंट्स, द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल ठीक है। विच टाइप ऑफ द लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन द पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम बारहा पढ़ चुके हैं। पेप्टाइड बॉन्ड या इमाइड बॉन्ड, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था, मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन भी किया था। फॉर एग्जांपल अगर व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने इमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था क्वेश्चन नंबर 68 में, और वो इसी लिंकेज को दोबारा पूछ रहा है। अब आप पेपर पे देखें तो उसने क्वेश्चन जो किया है उसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर चार्ली आंसर है। इमाइड लिंकेज होती है अमाइनो एसिड्स में, इसको इमाइड लिंकेज भी कहते हैं, इसको पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। द कॉमन टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स इज, the common type of the secondary structure of the protein, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तमाम केमिस्ट्री ज़हन में ले आइएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहते हैं। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, आपको याद होगा जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, कुछ एग्जांपल्स दी थी हमारे पास जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड थी। तो मैंने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी बताया था, मैंने बीटा प्लेटेड शीट भी बताई थी, और मैंने आप लोगों के सामने इन दोनों ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो चार्ली ऑप्शन है, बीटा फ्लैट शीट्स का भी तस्करा किया था। खैर इसने ए और बी दोनों ऑप्शंस बताई हैं, तो ये दोनों मेरे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं। सो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर चार्ली, वेरी सिंपल, मेमोरी बेस्ड, और यहाँ पे आपकी मेंटल जॉगिंग वर्क और हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड है, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड in the nuclei of the pus cell, it's a memory based question। 1872 में फ्रेडरिक मिस्टर ने इसको डिस्कवर किया था, पहले पस सेल्स में, बाद में स्पर्म सेल्स में। सो ये उसने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन किया है। अल्फा ऑप्शन, वेरी सिंपल, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्रेडरिक मिस्टर इन द पस सेल्स, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो ऑन, जिसकी मैंने इतनी बात की। मैंने नायलॉन 66 की बात की। नायलॉन 66 को क्यों कहा जाता है 66? क्योंकि इसके दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन, और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन। अब यहाँ पे उसने पता क्या क्वेश्चन किया है कि हमारे पास, वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द नायलॉन 66, उसने पॉलीएमाइड के अंदर। अब आपको पॉलीमर का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड में इसको जस्टिफाई कर रहा हूं। आप स्टूडेंट्स देखें, मैंने नायलॉन 66 का स्ट्रक्चर लिखा और उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि नायलॉन 66 का जो रिपीटिंग यूनिट है, नायलॉन 66 का जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें दोनों मोनोमर आएंगे ना, हाँ, तभी तो नायलॉन 66 होगा। ये देखें, एडिपिक एसिड के 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, और ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन।
अब ये एक रिपीटिंग यूनिट है नायलॉन 66 का, उसमें इसने पूछा है कि बताएं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं। वेरी सिंपल, 6 कार्बन एडपिक एसिड में, 6 कार्बन हेक्सामिथाइलिन डायमीन में, टोटल 12। सो स्ट्रक्चर भी आपके सामने ड्रॉ कर दिया, और अगर इसका आंसर मैं करूं तो अल्फा ऑप्शन द वेरी सिंपल आंसर टू माय क्वेश्चन, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। द मोनोमर्स नीडेड टू मेक टैरिलीन, टैरिलीन किसे कहते हैं, मैंने इसका एक और नाम बताया था डैक्रोन, आपकी बुक में इसको पॉलीएस्टर कहा गया है, बिल्कुल। अब इसमें हम जानते हैं, हमने इसको जो पढ़ा था लेक्चर में डिटेल में, तो हमने कहा था कि इसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं। हमने कहा था टर्थैलिक एसिड, 1,4 बेंजीन डायोइक एसिड आईपैक नेम, और टर्थैलिक एसिड कॉमन नेम, याद आया। वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ यानी ईथेन 1,2 डायोल के साथ कंडेंस होता है, एस्टर लिंकेज बनती है, पॉलीएस्टर है। तो वो अब उनके स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। नाउ यू विल बी अवेयर कि आपने जो भी चीज पढ़नी है उसको कंप्लीट पढ़ना है, और देखिएगा वो आपको कंफ्यूज करेगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। उसने स्ट्रक्चर अल्फा ऑप्शन का बताया है, तो यही मेरा आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट बताया है। बीटा ऑप्शन में इनकरेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है, चार्ली में गलत बनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वेरी सिंपल एंड क्लियर, क्वेश्चन नंबर 83 का अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। यहाँ पे आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि इनके कॉमन नेम्स भी बताएं, आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बोले अभी, वो आपसे इनके आईपैक नेम्स के बारे में भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी मैंने बोले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। प्लास्टिक्स आर द पोल्यूशन प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज मैनी प्लास्टिक्स, अच्छा देखते हैं क्या कहते हैं। बर्न टू प्रोड्यूस टॉक्सिक ऐश, वेल पोल्यूशन प्रॉब्लम बिल्कुल है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, हमारे पास लिथोस्फीयर है, हमारे पास एटमोस्फियर है, हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग टू बर्न इट, ऐश तो बनती है, लेकिन बास प्लास्टिक ऐसी हो सकती है ना कि जब वो बर्न होती है तो उनका वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो जाता है। वो लिथोस्फीयर में इतनी प्रॉब्लम नहीं करती जितनी एटमोस्फियर में, टॉक्सिक फ्यूम्स बनाते हैं। सो इनकी ऐश ठीक है पोल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन प्लास्टिक की बर्निंग से उनकी ऐश की बजाय उनके जो फ्यूम्स उड़ते हैं ना वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। सुटेबल मोस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है हमने। बीटा ऑप्शन कह रहा है डीकंपोज टू प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स। बाय द वे मुझे बताएं क्या प्लास्टिक्स डीकंपोज होती हैं? हम तो कहते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वर्ड डीकंपोज पे फोकस किया। दिस इज एमडी कैट, दिस इज द गेम ऑफ स्मार्ट वर्किंग, मैं इसको चूज नहीं करूंगा। हाँ, बर्न, Charlie option is my answer. Burn to produce the toxic fumes. This is the suitable most answer, and this is the answer to this question. Charlie option. So you know the art and the style and the thinking how which you are going to select the suitable most answer. Charlie option is the answer. Question number 85. Which of the following is not the monomer of acrylic resins? भाई एक्रिलिक रेजिन्स हैं, हम बनाते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है, हम एक्रिलिक एसिड्स को यूज़ करते हैं, मिथाइल एक्रिलेट्स को यूज़ करते हैं, मिथाइल मैथ एक्रिलेट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो डेल्टा ऑप्शन उसने लिखी है ना, इथाइल मैथ एक्रिलेट, इथाइल मैथ एक्रिलेट में पता क्या होता है, जो विनाइल का हाइड्रोजन है ना, वो कार्बन जो CH2 डबल बॉन्ड CH, वो विनाइल का हाइड्रोजन है, वो इथाइल से रिप्लेस हो जाता है, और ये हमारे पास रेजिन एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट्स वाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। So I'm going to answer that question number 85 में according to our syllabus, according to our studies, मैं डेल्टा ऑप्शन का सिलेक्ट करूंगा। वो अलग बात है कि इसकी मॉडिफिकेशंस और भी हैं, बट क्वेश्चन नंबर 85 में आपका बेटा जो आंसर होगा दैट इज द डेल्टा आंसर। Well dear students, that was all about the today's test. I hope कि आप लोगों ने इस डिस्कशन को सुन के अपने आप को इम्प्रूव किया होगा, बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।